हेलो ऑल, अमे हियर। आज के ऑडियो में हम कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो है फंडामेंटल एनालिसिस, जो मैं हमेशा बात करता हूँ लोगों से कि फंडामेंटली कंपनी कैसी है, राइट। तो ये फंडामेंटल होता क्या है, ओके। दूसरा टॉपिक हम देखेंगे कि ये फंडामेंटल एनालिसिस क्यों करना है, राइट। और तीसरा चीज़ हम देखेंगे आज कि चलो ठीक है, हमें कोई कंपनी का फंडामेंटल्स तो शायद पता चल गया, राइट। तो हम ये हमेशा ये स्टडी क्यों करना है। हमेशा हम अगर एक कंपनी का स्टडी कर लिए, राइट, मैं सपोज HDFC बैंक का स्टडी कर लिया, तो मेरे को नेक्स्ट साल भी वो स्टडी करने की ज़रूरत है क्या, राइट। तो जैसे थोरोली देख लिया, चलो 1-2 साल आपने स्टडी कर ली, तो तीसरे साल स्टडी करने की ज़रूरत है क्या। तो हम वो भी देखेंगे, स्टडी करने की ज़रूरत है क्या, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है एक्चुअली। तो फंडामेंटल एनालिसिस कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सेट ऑफ रूल्स कुछ ऐसे डिफाइंड नहीं है कि भाई ये 25 है, 50 है, 100 है, राइट। तो हम ऐसे बेसिक रूल्स देखेंगे, देखते हैं कि ये फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए हमें एक आइडिया आ जाता है कि कंपनी इन्वेस्टेबल या इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं, ठीक है। तो इसको हम फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस के अभी एग्जैक्टली क्या है वो देखेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम जस्ट एग्जांपल, जैसे रेवेन्यू ग्रोथ कितना है, प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, देन मैनेजमेंट कैसा है, देन कंपनी का में कर्जा कैसा है, कंपनी का ROI कैसा है, ROE कैसा है, राइट। तो ये चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस में आ जाती है। देन देर आर मेनी थिंग्स लाइक कंपनी का एक्सपेंशन चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये भी चीज़ें फंडामेंटल्स में कवर होती है। कंपनी का कॉम्पिटिटर कौन है, फ्यूचर क्या है, कंपनी का मार्केट शेयर क्या है, कंपनी का नीश क्या है। तो ये सारा जो चीज़ें हैं ये फंडामेंटल एनालिसिस में आ जाता है, ठीक है। अभी फंडामेंटल एनालिसिस क्यों करना है, राइट। तो फंडामेंटल एनालिसिस इसीलिए करना है क्योंकि हमें वन ऑफ द बेस्ट कंपनी चूज करनी है जिसका ग्रोथ पर्सपेक्टिव, जैसे राइट, आपको आपके शेयर का प्राइस बढ़ाना है। अगर आप कुछ इन्वेस्ट करते हो तो आपका शेयर प्राइस बढ़ना चाहिए। तो ये शेयर प्राइस कैसे बढ़ता है, ये ऑटोमेटिकली कुछ लोग ऊंचे दाम में बेच रहे इसलिए बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें ऐसा देखा जाता है कि फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए मैं ये भी देखूंगा कि ये कंपनी का ग्रोथ पर्सपेक्ट क्या है, ये कंपनी कितना ग्रो हो सकता है, कैसे ग्रो हो सकता है, मैनेजमेंट के क्या प्लान्स है, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैं मेरे कंपनी में अप्लाई करूँगा, यानी मैं वैलिडेट करूँगा। और वो कैसे करूँगा, कंपनी के मैनेजमेंट के इंटरव्यूज़ होते हैं, कॉन कॉल्स होते हैं, देन कंपनी के कुछ मीटिंग्स होते हैं, AGM मीटिंग्स होते हैं। कंपनी काफ़ी बार इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन बना के शेयर करते हैं, कंपनी एनुअल रिपोर्ट में काफ़ी जानकारी डालती है, राइट। तो ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद, यानी वो करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो शायद डिसरप्ट हो जाए या ख़त्म हो जाए कुछ सालों बाद, राइट। तो मुझे ऐसा देखना पड़ेगा कि मेरी कंपनी 5 या 10 साल तक ज़िंदा रहेगी या नहीं रहेगी, और ग्रो करेगी या नहीं करेगी, इनोवेशन लाएगी या नहीं लाएगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस के बाद ही हमें पता चलेगी, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे ऐसा भी कभी कभी होता है कि जैसे मैं एक सेक्टर यानी क्या है कि एक जैसा काम करने वाली कंपनियाँ, ठीक है। तो सेक्टर में एक जैसे काम करने वाली कंपनियाँ, जस्ट एग्जांपल जैसे बैंकिंग ले लो, तो बैंकिंग एक सेक्टर है और एक जैसे काम करने वाली कंपनियाँ, यानी ये बैंकिंग सेक्टर में और कौन कौन सी कंपनीज है। तो देर आर मेनी एन नंबर ऑफ बैंक्स आर देयर। कोटक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, बंधन बैंक है, RBL बैंक है, यस बैंक है, राइट। तो मैं स्टडी करने के टाइम पे सेक्टरल एनालिसिस भी करूँगा एंड उसमें से देखूंगा कि कौन सा बेस्ट कंपनी मेरे को सूट करता है या जिसका ग्रोथ पर्सपेक्टिव अच्छा है, ठीक है। तो इसमें अगेन मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली कंपेयर नहीं कर सकता। जैसे HDFC को मैं शायद कोटक से कंपेयर नहीं कर सकता डायरेक्टली, ठीक है। तो कुछ हद तक तो मैं ये देखूंगा कि भाई कुछ रेशियोज सिमिलर है क्या, कुछ ग्रोथ पर्सपेक्टिव सिमिलर है क्या। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे जस्ट एग्जांपल HDFC बैंक
किसी स्पेसिफिक सेगमेंट में काम करती है, जैसे एचडीएफसी बैंक से होम लोन फोकस्ड है तो रिटेल लोगों को काफ़ी लोन देती है। मे बी कोटक बैंक या आप इंडसइंड बैंक को अगर कंपेयर करते हो एचडीएफसी से, तो जस्ट एग्जांपल जैसे इंडसइंड जो है वो रिटेल में भी है, रिटेल लोन्स भी देती है, कॉर्पोरेट लोन्स भी देती है, ऑटो लोन्स भी देती है, शायद गोल्ड लोन्स भी देती है, राइट। तो मैं ये सारी चीज़ें एक कंसोलिडेटेड वे में कंपेयर करूँगा, राइट। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लाइक इट इज़ नॉट एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, ओके। तो मुझे इंडसइंड बैंक को थोड़ा अलग तरीके से देखना चाहिए और एचडीएफसी को थोड़ा अलग तरीके से देखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कभी कभी डायरेक्टली बैंक टू बैंक भी कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। एंड ये चीज़ें हमें फंडामेंटल एनालिसिस से ही समझेगी, ठीक है। और अभी ऐसा भी हो सकता है कि ये फेज़ एचडीएफसी बैंक का अच्छा है, मे बी अगला फेज़ शायद अच्छा ना हो, मे बी कोई दूसरे बैंक का कोई फेज़ अभी बुरा है, मे बी फ्यूचर में उसका फेज़ शायद अच्छा हो, राइट। ये भी हो सकता है, राइट। तो इसीलिए हमें कंसिस्टेंटली कोई भी कंपनी अगर आप पढ़ के इन्वेस्ट भी करते हो तो आपको उसको ट्रैक करना ज़रूरी है, यानी आपको उसकी पढ़ाई रेगुलरली करना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ बैड पैचेस भी आ जाए कंपनी में, जो शायद कंपनी या वो पर्टिकुलर बिजनेस को शायद डिस्ट्रॉय कर दे या फिर उसका रेवेन्यू ग्रोथ कम करा दे, राइट। तो आपको आपकी कंपनी जो आप स्टडी करते हो वो रेगुलरली ट्रैक करना ज़रूरी है, तो उसकी स्टडी हमें हमेशा ही करना ज़रूरी है। तो ये अपना थर्ड टॉपिक था आज का, राइट। तो स्टडी क्यों करना है, राइट। तो स्टडी इसीलिए करना है कि हमें हमारे इन्वेस्टेड बिजनेस को ट्रैक करना चाहिए, ठीक है। बेसिकली मैं कोई भी कंपनी मेरे वॉच लिस्ट में या मुझे नई कंपनी पता चलती है तो इमीडिएटली जाके मैं उसको नहीं खरीदता हूँ, मैं उसको थोड़ा ट्रैक करता हूँ। ट्रैक इन द सेंस मैं उसके पास्ट 5 to 10 ईयर्स का हिस्ट्री निकालता हूँ, कौन से प्रोडक्ट्स थे, कौन सा कैसा ग्रोथ कैसा किया है वो कंपनी ने, मैनेजमेंट कौन था, मैनेजमेंट ने कैसे डिसीजंस लिए, नया मैनेजमेंट कौन सा है, वो कंपनी को चला सकता है या नहीं चला सकता है, प्रोडक्ट्स कौन से है, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स है क्या, इनोवेट करती है क्या कंपनी, कैसे इनोवेट करती है, कैसे प्रोडक्ट्स लाती है, प्रोडक्ट कहाँ कहाँ बिकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें मेरे स्टडी में आती है, राइट। तो ये मैं 1 या 2 दिन या 7 दिन या 10 दिन या 1 महीने में नहीं सीख पाऊँगा, राइट। अगर मुझे 5 या 10 साल पहले की हिस्ट्री देखनी है तो मुझे कम से कम 6 महीना लगता है स्टडी करने के लिए। या मैं फुल टाइम इन्वेस्टर नहीं हूँ, मेरा फुल टाइम जॉब है, तो डेफिनेटली मुझे 6 महीना आराम से लग जाएगा। बट अगर कोई फुल टाइम इन्वेस्टर है तो उनको में भी 2 या 3 महीने शायद लग जाए कोई कंपनी को स्टडी करते हुए, राइट। सो इट्स इन डेप्थ R&D ऑफ दैट कंपनी। तो आपको ये R&D करना ज़रूरी है क्योंकि आप आपका हार्ड अर्न मनी यहाँ पे डाल रहे हो, तो ये स्टडी करना आपको सबसे ज़रूरी है, राइट। तो ये स्टडी अभी हमेशा क्यों करनी है, जैसे मैंने कहा कि आपको कंपनी को ट्रैक करना है अगले, जैसे आपको अगर कोई कंपनी में 5 या 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको हर साल ट्रैक करना पड़ेगा कि जो आपने एक्सपेक्टेशन सेट किए थे, जो आपने ग्रोथ एक्सपेक्टेशन सेट किए थे वो मीट हो रहे या नहीं हो रहे। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इसका कॉम्पिटिटर कोई है क्या जो इससे बेटर हो सकता है। तो इसीलिए आपको हर साल स्टडी करनी पड़ेगी कि ये बिज़नेस चलते कैसे। तो ये स्टडी, यानी मैं ये नहीं बोल रहा कि हर महीने हर क्वार्टर में आप स्टडी करो, आप में भी 1 क्वार्टर या 6 महीने में जाके देख सकते हो कि ये रिजल्ट्स कैसे है, इनलाइन है क्या, फ्यूचर पर्सपेक्टिव कैसे है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप 6 महीने क्वार्टरली 6 महीने 1 साल में भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये स्टडी करना ज़रूरी है। स्टडी करने का दूसरा रीज़न और एक है कि भाई लोगों को लगता है कि भाई मैं कुछ फंडामेंटल सीख गया हूँ ना, तो भाई मेरे को कोई ज़रूरत ही नहीं है अभी पढ़ने की, राइट। तो मैं मेरे क्राइटेरिया में, मेरे रूल में बैठने वाले कुछ शेयर सिलेक्ट करूँगा और उसमें इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, राइट। बट आप सोचो कि ये स्टडी आपको इवॉल्व करनी पड़ेगी, राइट। तो कुछ फंडामेंटल चेक्स जो शायद 4-5 साल पुराने आपने सेट किए हैं, बट वो थोड़े बहुत आपको चेंज करने पड़ेंगे, थोड़ा खुद का स्ट्रैटेजी लाना पड़ेगा, थोड़े खुद के नए रेशियोज़ लाने पड़ेंगे, थोड़े खुद के नए वैल्यूएशन के कंसेप्ट लाने पड़ेंगे। वैल्यूएशन इन द सेंस जैसे रिलायंस का जस्ट एग्जांपल, रिलायंस जो है वो 5 साल पहले शायद 12 या 14 पी पे ट्रेड करता था, राइट। तो पी यानी क्या होता है, एक वैल्यूएशन में एक पी नाम की चीज़ होती है, दैट इज़ प्राइस टू अर्निंग रेशियो,
ठीक है। तो ये जो है ये वैल्यूएशन दर्शाता है। तो जितना कम पीई उतना अच्छा वैल्यूएशन ऐसे लोग बोलते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। तो जस्ट एग्जांपल 5 साल पहले रिलायंस के जो पीई है वो 12 से 14 थे, राइट। तो आज के डेट में वो पीई हो गया है लगभग 35-40 के ऊपर हो गया है, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं इसको खरीदूँ नहीं, क्योंकि 5 साल पहले मेरे कंपनी का पी बहुत कम था तो अभी बहुत ज़्यादा हो गया तो ओवर वैल्यू हो गई है, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ें जो है वो अडेप्ट करनी पड़ती है अपने को। जैसे और एक एग्जांपल, एचयूएल का पी शायद 2005 के पहले 10 या 15 पे था, जो अभी एचयूएल का पी शायद 60 या 70 के ऊपर होगा, राइट। तो ये पी इज जस्ट पैरामीटर। तो ये जो है ये मैं पुराने रूल सेट को लेके नहीं बैठ सकता यहाँ पे। तो मुझे मेरे स्टडीज़ को इवॉल्व करते रहना पड़ेगा मार्केट कंडीशन के साथ, नहीं तो कैसा होगा कि मैं अच्छी कंपनियां ज़्यादा ऐड नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो मुझे स्टडी इसीलिए करना है क्योंकि मेरे पैरामीटर्स, मेरे जो रूल्स है वो थोड़े से अडेप्ट हो सकते हैं फ्यूचर में। तो आपको इसीलिए स्टडी करना है। आपको स्टडी इसीलिए करना है क्योंकि ऐसा हो सकता है जो 5 साल पहले के जो रॉ मटेरियल्स या फिर जो कोई भी कंपनी आप इन्वेस्टेड है और जो कुछ वो रॉ मटेरियल बना रही है, तो ऐसा हो सकता है कि वो रॉ मटेरियल का अभी कुछ रिप्लेसमेंट केमिकल या कुछ अलग रॉ मटेरियल आ गया होगा, राइट। तो आपको ये ट्रैक करना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ का कोई दूसरे ऑप्शन आ गया है क्या, कोई कॉम्पिटिटर आ गया है क्या, राइट। नहीं तो ऐसा क्या हो जाएगा कि आप वो कंपनी को लेके बैठ जाओगे और वो कंपनी का रेवेन्यू कम हो जाएगा एंड यू विल बी नॉट मेकिंग गुड प्रॉफिट्स, और मे बी आपका शेयर प्राइस या आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा नहीं, राइट। तो आपको स्टडी इसीलिए भी करना है कि आपको मार्केट के साथ अडेप्ट करना है। और एक चीज़ है, आपको स्टडी क्यों करना है, राइट। तो जस्ट एग्जांपल, अभी मेरी सैलरी सपोज 20,000 है, राइट। तो मैं अभी 4 या 5,000 मैक्सिमम मंथली अगर डाल पाता हूँ, ओके। मेरा कल जाके सैलरी 50,000 होगा, मे बी 1 लाख होगा या 1.5 लाख होगा, तो कभी ना कभी मेरी सैलरी बढ़ेगी, राइट। तो मेरे इन्वेस्टमेंट्स भी है। तो इन्वेस्टमेंट या जो सिप, तो मैं हमेशा सिप वर्ड यूज़ करता हूँ। सिप यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। तो जैसे म्यूचुअल फंड का सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जैसे मंथ में कोई आपके एक डेट पे ना पैसा आपका डिडक्ट हो जाएगा और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। तो उसी तरीके से आपको स्टॉक मार्केट में भी सिप करना है, यानी इक्विटी में भी शिफ्ट करना है। यानी जो स्टॉक आप ले रहे हो तो उसमें आपको सिप का मतलब मेरे लिए ये है कि भाई मैं थोड़ा सा क्वांटिटी उसको और बाय कर लेता हूँ, राइट। तो मुझे मेरी जैसी जैसी ग्रोथ होगी, मेरी सैलरी जैसी ग्रो होगी, वैसे मेरे इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाले हैं, राइट। तो मेरे बड़े इन्वेस्टमेंट्स को भी मुझे अच्छे बिजनेस में, अच्छे स्टॉक्स में डालना मस्ट है। तो मेरे ऑलरेडी इन्वेस्टेड जो बिजनेस है वो तो बढ़ने ही चाहिए, बट मेरे नए जो मैं इन्वेस्टमेंट करना हूँ वो भी बढ़ेगा, राइट। तो आपका पोर्टफोलियो यानी आपका नेटवर्थ, आपका स्टॉक मार्केट का नेटवर्थ भी बढ़ेगा। तो अगर स्टॉक मार्केट का नेटवर्थ बढ़ रहा है तो आपको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, बट आपको स्टडी करना ऑप्शन है कि आपके पैसे राइट जगह पे लगे हुए हैं या नहीं, राइट। आपको वो चेक करना पड़ेगा, राइट। और आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि मार्केट सिचुएशन अभी क्या है, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट आगे चल के ख़राब होने वाला है, तो आपको आपकी खुद की स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी पड़ेगी कि मैं ऐसे मार्केट सिचुएशन में मेरे स्टॉक्स के साथ क्या करने वाला हूँ। तो डेफिनेटली मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ये स्टॉक को बेच दो क्योंकि कोरोना आने वाला है, तो उसमें भी कुछ अपनी स्ट्रैटेजी जनरेट करनी पड़ेगी या बनानी पड़ेगी आपको कि मैं हर एक मार्केट सिचुएशन में मेरा होल्डिंग क्या रहना चाहिए, मेरा अलोकेशन क्या रहना चाहिए, कौन से सेक्टर में मैं अभी इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि हर साल कोई ना कोई सेक्टर बूम में रहता है, तो आपको वो ट्रेंड भी पकड़ना ज़रूरी है। क्योंकि कैसा होता है कि हो सकता है कि 4-5 साल वो सेक्टर की तरफ किसी का ध्यान नहीं था और अचानक कुछ डिमांड आ गई एंड सडनली वो सेक्टर चल दिया, राइट। तो आपको ये भी स्टडी करना है। तो आपको यही स्टडी नहीं करना है कि मेरा इन्वेस्टमेंट क्या है, बट आपको ये भी स्टडी करना है कि मेरे पास और दूसरे कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है जो वो मेरे वेल्थ को बढ़ाएगी, राइट। तो इसीलिए आपको स्टडी करना है। आपको इसीलिए स्टडी करना है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप तो बोल रहे हो अभी कि भाई मेरा अभी 20,000 मैंने चालू किया है मंथली इन्वेस्ट करना, तो मुझे ना 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना है अगले 15 से 20 साल में, ठीक है। तो आप बहुत सही सोच रहे हो, बट आप इमेजिन करो
कि आपका ये जो छोटा अमाउंट है 20,000, वो धीरे धीरे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका नेटवर्क बढ़ते जाता है, राइट। तो ये ग्रोथ ना कभी लीनियर नहीं होती। मान लो आपने पहले साल में इन्वेस्टमेंट कर दिया 50,000, दूसरे साल में इन्वेस्टमेंट कर दिया 75,000, एंड वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइट। तो आपका नेटवर्थ हमेशा बढ़ेगा, कंटिन्यूसली हर साल बढ़ेगा, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट वोलेटाइल हो सकता है आपका 3 लाख का जो पोर्टफोलियो बनाया है और किसी साल थोड़ी सी मंदी आ गई तो वो 3 लाख के 1.5 लाख हो जाएंगे। तो उसमें वो 1.5 लाख होने के बाद आप फिर से इन्वेस्ट करोगे और फिर मार्केट फिर से रिकवर करेगा, एंड वो 1.5 लाख के कभी तो 5 या 10 लाख हो जाएंगे या 20 लाख हो जाएंगे, एंड 20 लाख के बाद मे भी हो सकता है फिर से क्राइसिस आ सकता है भाई, राइट। तो आपके 20 लाख के 10 लाख भी हो सकते हैं। अगर मार्केट गिरता है तो आपका जो नेटवर्थ है वो कम हो जाएगा, क्योंकि शेयर के भाव कम होने वाले हैं। तो आपको मेंटली भी स्ट्रांग होना है यहाँ पे कि भाई ये हो क्यों रहा है, ये 20 लाख से 10 लाख क्यों आ रहे हैं, हो गए हैं, और ये कब तक रहेंगे, यानी कब तक गिरे रहेंगे, कब मैं इसमें पैसा डालूं सो दैट मुझे अच्छे दामों में भी शेयर खरीदने का मौका मिले, राइट। तो 20 लाख से 10 लाख पोर्टफोलियो आता है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी रहती है, ठीक है। तो नो वन कैन प्रिडिक्ट कि मार्केट कब क्रैश होने वाला है, या फिर आप ऐसा, जब आपके पोर्टफोलियो बढ़ते हैं तब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि ओवरनाइट मैंने पूरे शेयर बेच दिए। मान लो मेरा पोर्टफोलियो 1 करोड़ चले गया है और मे बी 8-10 साल बाद फिर वो 1 करोड़ मैं अभी बेच देता हूँ क्योंकि मार्केट क्रैश होने वाला है, कोरोना आने वाला है। भाई ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको आपके सर्वाइवल का भी स्टडी करना है कि अगर मेरा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो अगर 75 लाख होता है या 50 लाख होता है तो मेरी स्ट्रैटेजीज क्या रहनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा आप 1 करोड़ का 1 करोड़ इन्वेस्टेड रहो, आप में भी थोड़ा सा पैसा निकाल के साइड में रखो। मे भी ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 करोड़ होने के बाद आप थोड़ा सेविंग बढ़ा दो आपका, या फिक्स डिपॉजिट बढ़ा दो, या गोल्ड ले लो, राइट। सो दैट अगर कुछ मार्केट क्राइसिस होता है तो आप ये दूसरे इन्वेस्टमेंट्स को स्टॉक मार्केट में डाल पाओगे, राइट। तो आपको डाइवर्सिफाई भी होना है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टेड रहो, बट बोलना एक ही है कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करने का कैपेबिलिटी बनाओ। आप इतना तजुर्बा लो, आप इतना एक्सपीरियंस लो कि आप ऐसे मार्केट सिचुएशंस को भी कैसे हैंडल कर पाओगे, इसलिए स्टडी करना है। तो 1 करोड़ बनाना ही नहीं है, 1 करोड़ को 50 लाख होते हुए भी देखना पड़ सकता है आपको। अगर वो होता है तो राइट टाइम पे आप अच्छे शेयर या सेम शेयर को कैसे ले पाओगे, राइट। तो उसके लिए आपको स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, एडेप्ट होना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए ये स्टडी करना हमें ज़रूरी है। और ये स्टडीज़ जो हम कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं होता है कि मैंने आज पढ़ लिया तो मुझे कल काम में नहीं आएगा, राइट। तो ये स्टडी हमें सालों तक रहने वाली है, राइट। सपोज एशियन पेंट अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो मुझे नज़र में आ सकता है कि कोई दूसरी पेंट की कंपनी है जो एशियन पेंट का कर रही है। तो भले ही अगर एशियन पेंट मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, मैं पर उसकी स्टडी करके रखा तो उसका फ़ायदा मुझे फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। तो आप बस स्टडी करते रहो, फंडामेंटल्स अप्लाई करते रहो, एडेप्ट करते रहो, डेफिनेटली यू विल बी अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स, ओके। एंड दिस इज व्हाट इज studying fundamentals, applying fundamentals, and adapting yourself over the period of time. And definitely ये अगर चीज़ें आप करते हो तो आप मे बी 5 या 10 साल बाद एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के रूप में शायद आप खुद को देखोगे। और ये स्टडी कब तक करना है भाई, ये स्टडी लाइफ टाइम तक करना है, राइट। तो हमारे जो गुरुजी है वो आज 87 ईयर्स ओल्ड के हैं, वो अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स को स्टडी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू रहता है। और वो अभी ये एज में भी बोलते हैं कि मैं कुछ ना कुछ हर टाइम, हर महीने, हर साल सीख रहा हूँ अभी भी, राइट। तो अगर ये हमारे गुरुजी ऐसा कहते हैं तो भाई हम तो बहुत छोटे बछड़े हैं उनके सामने, राइट। तो हमें हमारा ये जर्नी जो है वो कंटिन्यू करने के लिए हमेशा स्टडी करना ज़रूरी है, ओके। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।